हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज के करंट अफेयर्स 29 जुलाई 2020 के पहला करंट अफेयर जो है वो हमारी टाइगर पॉपुलेशन पे है। इंडिया की कह रहे हैं कि जो टाइगर पॉपुलेशन है वो जितनी हमारे इस टाइम जितना हमारे पास जंगल है या रिजर्व्स है, जंगल तो उससे ज्यादा ही है, जितना गवर्नमेंट मैनेज्ड रिजर्व है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे हम पहुंच रहे हैं। ऑलमोस्ट 17 तो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं टोटल 50 रिजर्व्स में से। हमारे इंडिया में टोटल 50 जो टाइगर रिजर्व्स बनाए थे, 17 अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ऊपर जा चुके हैं और बाकी भी अपनी जो हाईएस्ट कैपेसिटी एक टाइगर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उस तक पहुंच रहे हैं। तो बहुत जल्दी जो हमारी पीक पॉपुलेशन है वो हम पहुंच जाएंगे उस टाइगर पॉपुलेशन पे। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अगर तुम देखो टाइगर्स कुछ साल पहले हमें ये कैंपेन बहुत ही एक्टिवली चलाना पड़ रहा था कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन गिरती जा रही है, हमें उसके लिए अलग से स्टेप्स उठाने की जरूरत है और ऐसा सब कुछ, और हम उसे अचीव करने में कामयाब हुए हैं। दो टाइगर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि जो अभी कुछ शुरू हुआ। टाइगर प्रोजेक्ट तुम्हारे 70s से चल रहा है, तब जाके अब जाके सक्सेस मिला है। एक चीज जो याद रखने वाली है, अगर तुम्हें वरना क्योंकि पेपर में ट्रेंड्स के क्वेश्चन आते हैं, ट्रेंड्स की स्टेटमेंट आती है, ठीक है, मतलब एक आधी स्टेटमेंट ट्रेंड की हो सकती है। उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है, देखो, हाँ, ट्रेंड्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं कि टाइगर की पॉपुलेशन, तुम्हें एक सिंपल सी स्टेटमेंट आएगी कि टाइगर की पॉपुलेशन ओवर द टाइम बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। तो टाइगर की पॉपुलेशन लगातार इंडिया में ग्रो की है, तो वहां पे आएगा इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन स्टेडली, कि मतलब एक अच्छी पेस पे ग्रो हुई है। रैपिडली वाला ऑप्शन भी गलत होगा, कि अचानक बढ़ी है वो ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। ना कम हुई है ना अचानक बढ़ी है, धीरे धीरे ग्राफ ग्रो किया, तो इसे कहते हैं स्टेडी पॉपुलेशन ग्रो की है। ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रेंड्स के ऊपर हमेशा कई बार स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स के भी, इसके भी, ऐसे भी, ठीक है। क्लियर? तो यस सर। अगर मैं अब इसकी बात करूं वापस करंट अफेयर की, तो इसमें हम यही सारी सोर्सेस पता लगा रहे हैं कि टाइगर पॉपुलेशन कैसे एक्ट करती है। देखो, एक टाइगर किसी रिजर्व में किसी जब रिजर्व में जब वो रहता होता है, उसकी हमेशा एक रेंज होती है। एक रेंज के बीच में एक ही मेल टाइगर रह पाता है, दूसरी में दूसरा होगा, तीसरी में तीसरा होगा और चौथी में चौथा होगा, ठीक है। कभी भी ये जगह शेयर नहीं करते होते अपने साथ, बस ये थोड़े बहुत ट्रांजिशन जोन होते हैं बीच में जहाँ पे ये घूमते रहते हैं, पर अपने आप में इनका पूरा एरिया होता है। इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रे और प्रीडेटर का रीजन है। देखो, जो शिकारी होता है उसे हमेशा अपना खुद का एक सिक्योर जोन चाहिए होता है, जहां से उसे हमेशा खाने का सोर्स मिल सके। टाइगर्स की जब कम हो रही थी आबादी, और बाकी जो हमारे लायंस, लेपर्ड्स, इन सब की भी जब आबादी कम होती है, एक बहुत बड़ा इसका कारण ये माना जाता है, और जो प्रॉब्लम है वो ये मानी जाती है कि इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम आएगी। देखो, टाइगर्स जो है इनका फेवरेट खाना है डियर, ठीक है। डियर की बहुत सारी वेराइटीज है, पर ओवरऑल ये डियर की वेराइटियां खाना ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अगर इन्हें चॉइस मिले खाने की, तो डियर इनका सबसे पहला पसंद का फूड, ठीक है। ये ना क्या करो, मुझे रिफ्रेश मारना पड़ता है, ठीक है। तो डियर इनका सबसे फेवरेट फूड है। ये जो
डियर का इनका जो फेवरेट फूड है, होता क्या है, अगर टाइगर की पॉपुलेशन किसी रिजर्व में खत्म हो जाए, डियर की पॉपुलेशन बूम करती है। यानी कि डियर की आबादी हद से ज्यादा बढ़ने लग जाती है। अगर डियर की आबादी हद से ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, इन्होंने खाना क्या है, प्लांट्स। अगर ये प्लांट्स खाए जाएंगे, यहाँ पे प्लांट्स की जो वैरायटी है वो खत्म होने लगेगी। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो जाती है। तो ओवरऑल एक प्रेडेटर के जाने से कैसे सारा का सारा रिजर्व खत्म हो सकता होता है, क्योंकि ये नहीं है तो डियर्स, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डियर्स की बढ़ने लग जाती है। डियर्स की पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो वो प्लांट्स उतने ही खाएंगे, तो प्लांट्स जितने खाएंगे रिजर्व की अपने आप डाइवर्सिटी सारी खत्म हो जाएगी। तो इस कारण टाइगर्स इस पूरे ग्राफ में बहुत जरूरी है। ठीक है, इस कारण एक, यहाँ पे मैं तुम्हें एनवायरनमेंट की एक डेफिनेशन भी बताना चाहता हूँ, जो याद रखना, इस करंट अफेयर में नहीं लिखी हुई। की स्टोन स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन का क्या मतलब होता है, कीस्टोन या कॉर्नर स्टोन जैसे मर्जी कह लो, ये दोनों इस स्पीशीज का मतलब होता है कि कोई ऐसा जानवर जो पूरी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मतलब उस स्पेसिफिक इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इसमें जंगल का केस है, जंगल में टाइगर की इंपॉर्टेंस अभी देखिए कि पूरे जंगल कैसे खत्म हो सकता है। तो इस कारण इसे कीस्टोन स्पीशीज या कॉर्नरस्टोन स्पीशीज कहोगे। ठीक है, दूसरा वर्ड कॉर्नरस्टोन। तो ये बेसिकली ये बताता है कि अगर ये जानवर खत्म हो गया तो पूरा इन्वायरमेंट खत्म होने का पोटेंशियल है। वो वाली स्पीशीज कीस्टोन या कॉर्नरस्टोन स्पीशीज कहलाती है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, सर इकोसिस्टम कहते हैं ना ऐसे पूरे सर्कल को। इकोसिस्टम बेसिकली तुम्हारे पूरे सर्कल को तुम, इकोसिस्टम देखो पता है क्या होता है, अपने आप में एक यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ बना होता है। तो हाँ, तुम मतलब इकोसिस्टम कह सकते हो, पर इकोसिस्टम भी थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है। ठीक है, इकोसिस्टम भी थोड़ा बड़ा होता है, उससे बड़ा क्या कहते हैं, तुम्हारा इकोटोन होता है। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम, तो उससे छोटे मतलब फॉरेस्ट जो तुम्हारा लोकल एनवायरनमेंट हो गया। अगर तुम सिर्फ एज अ, जो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है, इन्वायरमेंट को तुम किसी भी ब्रॉडली या शॉर्टली किसी भी चीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, इकोसिस्टम बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की इंटरेक्शन से बनता है, पर इकोसिस्टम थोड़ा लार्ज स्केल पे यूज किया जाता होता है। इन्वायरमेंट उससे बड़ी डेफिनेशन ऑब्वियसली, पर इन्वायरमेंट को अगर तुम स्पेसिफाई कर रहे हो, जैसे मैंने सर रिजर्व को स्पेसिफाई किया, उसे मैं इकोसिस्टम की बजाय उसे मैं इन्वायरमेंट भी रेफर कर सकता हूँ। उसके अंदर जो इंटरेक्शंस हो रही हैं वो इकोसिस्टम बनता है। इन्वायरमेंट के अंदर इकोसिस्टम बन जाता है। एक मिनट मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। देखो, इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है वो है जहां पे इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होती है। ठीक है, इकोसिस्टम होता है इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो ये किसी भी स्केल पे तुम काउंट कर सकते हो। ठीक है, ये हमेशा एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर होगा। इन्वायरमेंट ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है लिविंग और नॉन लिविंग का, ये अंदर की इंट्रैक्शंस होती हैं, ये इंट्रैक्शन से बनता है इकोसिस्टम हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया तुम्हारा इन्वायरमेंट एज अ रिजर्व, उसके अंदर जो इंट्रैक्शंस हैं वो इकोसिस्टम बन गई। ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम क्रिएट होता है ना, इकोलॉजी का एक सिस्टम, उसमें हमेशा इंट्रैक्शंस होगी। मतलब क्लियर है? तो मैं क्या बताने लगा था, हाँ, देखो आज तक वैसे भी जो टाइगर्स का ट्रेंड रहा है ना, ये हमें मतलब ये सर्वे क्यों जरूरी था और ये सर्वे क्यों काउंट किया गया, कितनी आबादी हो गई है, कैसे फुल हो गए,
टाइगर्स ना अपने रिजर्व से अब बाहर को जाने लग गए हैं, वो बाहर को वॉन्डर आउट करने लग गए हैं जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आसपास बाहर को घूमने लग गए हैं, इससे होता क्या है, वो ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन के जो हमने अपने कैटल्स जैसे पाले होते हैं लोगों ने, उन्हें कंज्यूम करने लग जाते हैं। तो इससे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, तो इससे जो एनिमल कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता रहता है, हाँ, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसमें एक जो डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है सोर्स और सिंक की। सोर्स होता है जो अब तुमने रिजर्व बनाया, जहां पे तुम मेनली टाइगर्स को रखना चाहते हो, उसे तुम सोर्स रेफर करोगे। जो बाहर के एरिया में ये घूमने फिरने चले जाते हैं, जहां पे ये आसपास के एरिया में भी कई बार निकल जाते हैं, उसे सिंक कहते हैं। ठीक है, तो सोर्स तुम्हारा मेन एरिया हुआ और सिंक तुम्हारा बाकी जो आसपास के एरिया में अगर ये कहीं घूमने निकल गए तो। ठीक है, उसे सिंक कहते हैं। जो सोर्स के आसपास ही होता है उसे सिंक कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पे सरवाइव करते हैं। इनकी ऑलमोस्ट जो घूमने की रेशियो होती है, ये 60% टाइम सोर्स के अंदर ही होते हैं, 40% टाइम ये बाहर भी वॉन्डर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके ऐसे रेशियो के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। क्लियर? दूसरा, ये आज सारा सर्वे आज पब्लिश क्यों किया गया और इंडिया की ये सारी क्रेडिबिलिटी क्यों दिखाई गई है, बिकॉज आज इंटरनेशनल टाइगर डे है, 29 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन की अवेयरनेस फैलाने के लिए। कब से शुरू किया गया था? 2010 से सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान। ये सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट जैसी चीजें कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, ये नीचे जाके पहले वो बताता हूँ। द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो है, ये ऑर्गेनाइज करवाता है ये समिट। ये है क्या? बेसिकली तुम्हारे जो टाइगर्स हैं ये टोटल 13 कंट्रीज में पाए जाते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, तुम्हारे भूटान, नेपाल, चाइना, मंगोलिया, रशिया, टोटल करके ये 13 कंट्रीज हैं। तुम जब इन्वायरमेंट हम पढ़ेंगे ना, इन्वायरमेंट के अंदर ये 13 कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है। इनकी अपनी वेबसाइट पे 13 कंट्रीज के नाम नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के अंदर लिखे हुए हैं, नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, तो हम वहाँ पे ये 13 कंट्रीज के नाम पढ़ेंगे और ये इनिशिएटिव मतलब दोबारा आएगा, तो वहाँ पे ये चीज़ कवर हो जाएगी दोबारा से। ये सिर्फ अभी बताने के लिए यहाँ पे है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये बेसिकली 2008 में लॉन्च किया गया था। ये एक तरह से ग्लोबल अलायंस थी, गवर्नमेंट्स की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, सिविल सोसाइटीज की और कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक कम्युनिटीज की। मतलब इसमें तुम्हारी पब्लिक सरकारें भी हैं, पब्लिक बॉडीज भी हैं, प्राइवेट बॉडीज भी हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी नॉन प्रॉफिट, मतलब प्राइवेट प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व हो सकती हैं और एनजीओज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट है वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो सारे के सारे इसमें एक साथ मिलके काम करेंगे। तो ये कौन सी कंट्री की? टोटल 13 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशंस टोटल इसका पार्ट बन सकती हैं, उससे बियॉन्ड भी बन सकती हैं। इससे इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो तुम्हारा, ये पॉइंट याद रखना, वर्ल्ड बैंक हेड करता है। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने क्रिएट करवाई थी, ताकि जहां जहां पे टाइगर्स की पॉपुलेशन, देखो टाइगर्स की पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में नहीं सारी दुनिया में खतरे में आ गई थी, तो सारी दुनिया का स्टेप्स उठाना बहुत जरूरी था। इस कारण सारे के सारी कंट्रीज को एक साथ जोड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक आगे आया, वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएटिव उठाया। और आज भी तुम्हारे जो काउंसिल का हेड है, मतलब इसका अब ग्लोबल टाइगर फिर काउंसिल है, जो ये 13 कंट्रीज से बनता है। सबके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव है इसमें। तो 13 कंट्रीज का काउंसिल बनता है, उस काउंसिल का जो हेड है वो वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा नहीं हुआ पर मैं बता रहा हूँ। 2013 में इसके अंदर स्नो लेपर्ड को भी डाल दिया गया, इसी के अंदर, नाम नहीं बदला गया इसका, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव अब टाइगर को भी कवर करता है
और स्नो लेपर्ड को भी कवर करता है। ये दोनों जानवरों को कवर करता है, क्योंकि स्नो लेपर्ड भी इन्हीं देशों में मेजॉरिटी पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है सच वर्ल्ड बैंक, इसकी जो फाउंडिंग पार्टनर है उसमें वर्ल्ड बैंक भी आ गया, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी भी आ गई, ठीक है, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट भी आ गया, सेव द टाइगर फंड भी आ गया, इंटरनेशनल टाइगर कोलिजन भी आ गया, ठीक है, जिसमें 40 से ज्यादा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये सारे याद रखना कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में जब करंट अफेयर बार बार पढ़ोगे तब अपने आप याद हो जाता है, पर पढ़ना बार बार जरूरी है। ठीक है, ये चीजें है क्या, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये सब कुछ ये हम एनवायरनमेंट के टाइम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ऑब्वियसली इसके पीछे और भी कंटेक्स्ट है, ये बनी कैसे, क्या रीजन था, वो सब कुछ एनवायरनमेंट में आएगा, या किसी टाइम कोई उसका करंट अफेयर आ गया। ठीक है, वैसे तो सितंबर में इस साल पता नहीं मीटिंग होगी या नहीं होगी, ये तो सितंबर में हर साल यूएनएफसीसीसी की मीटिंग होती है, जो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसके बाद ये इन्वायरमेंट फैसिलिटी की न्यूज़ पक्का आती होती है, क्योंकि इसमें फंड्स पड़े हुए हैं। तो हो करंट अफेयर्स को अगर लगा के चलो, सितंबर या अक्टूबर में करंट अफेयर में भी आ जाएगा ये, नहीं तो स्टैटिक नॉलेज के तौर पे एनवायरनमेंट में भी आता है। तुम्हारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे ही होता है कि तुम्हारे जो करंट अफेयर्स होते हैं वो किसी न किसी स्टैटिक नॉलेज में भी जरूर अपीयर होंगे। तो अब वो तुम्हारे ऊपर है, मतलब जब एंड में पेपर पढ़ा जाता होता है कि तुम उसे एज अ करंट अफेयर कंसिडर करो या उसे एज अ स्टैटिक नॉलेज कंसिडर करो कि किताब से आया, बिकॉज लिखा दोनों में सेम चीज़ है। ठीक है, तो कई तभी अगर तुम अलग अलग एनालिसिस पढ़ोगे, कई लोग कहते हैं करंट अफेयर इतने आए, कई लोग कहते हैं कि स्टैटिक नॉलेज इतनी आई, अल्टीमेटली बात तो वही रहती है, नॉलेज चेंज नहीं होने वाली। अब कई चीज़ें किताबों में जो नहीं लिखी हुई वो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स ही होंगे। ठीक है, पर जितनी चीज़ें किताबों से याद कर सकते हो वहीं से याद करने की कोशिश करो, ताकि करंट अफेयर्स हमेशा एज अ रिविजन का सोर्स एक्ट करें। इंडिया ने अपनी कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था 1973 में, जब इंदिरा गांधी का टेन्योर था। ये इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट कोशिश थी कंजर्वेशन में। इससे पहले हम कंजर्वेशन पे इतना कोई ध्यान नहीं देते थे, ये हमारा पहला किसी एनिमल के लिए तो खासकर कोई पहला कदम उठाया जा रहा था। इससे पहले सिर्फ एक एक्ट बनाया गया था, कौन सा एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एक साल पहले बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या कहता है, देखो ये जो एक्ट है ना, ये भी टाइगर को प्रोटेक्शन देता है। इसमें ना अलग अलग एनेक्स्चर्स हैं, लिस्ट हैं अलग अलग। उसमें जो एनेक्स्चर 1 की कंट्रीज है ना, सॉरी, एनेक्स्चर 1 के जो जानवर हैं उन्हें कोई लिटरली हाथ भी नहीं लगा सकता, अगर कोई करता है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसे डायरेक्टली जेल होगी। तो इन जानवरों को मारना जो एनेक्स्चर 1 में है, ये पूरा एक्ट पढ़ेंगे हम आगे, उसके जो एनेक्स्चर 1 मतलब पूरा एक्ट नहीं, ऐसे नहीं कि डिटेल पढ़ने लग गए, सिर्फ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एनेक्स्चर 1 में जानवर जैसे तुम्हारे टाइगर आ जाते हैं, तुम्हारे एलिफेंट आ जाते हैं, ऐसे जो कुछ जानवर हैं जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या जिनकी आबादी बहुत ज्यादा खतरे में है, उन्हें एनेक्स्चर 1 में डाला जाता है। इन जानवरों को कोई भी एनेक्स्चर शेड्यूल 1 कह लो, ठीक है, आसान भाषा में शेड्यूल्स लिखे हुए हैं, शेड्यूल के नाम से लिखा हुआ है, ये मैं चेंज कर देता हूं आसान भाषा में, जैसा एक्ट में लिखा हुआ है वही याद करना बेटर है। शेड्यूल 1 में जो जानवर लिखे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना इस एक्ट की जिम्मेदारी है। पर हमने टाइगर्स के लिए अलग से एक और फोर्स क्रिएट करने के लिए, एक अलग से काम करने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू किया था। तुम्हारे पीसीएस जैसे पेपर्स में एक और क्वेश्चन जो आ सकता है, पीसीएस एचएएस इन सारे क्वेश्चन में, कैलाश संखाला फर्स्ट डायरेक्टर थे प्रोजेक्ट टाइगर के।
एक मिनट, आपका माइक ऑन, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। Thank you. ठीक है, तो इसका बेसिक एम क्या क्या था, नीचे हम, ऊपर भी ये लिखा हुआ है वैसे तो, पर हम नीचे इससे पढ़ लेते हैं। Reduce factors that lead to depletion of tiger habitats and to mitigate them from sustainable management. Damage done to the habitat shall be rectified to the facilitate the recovery of ecosystem to the maximum possible extent. तो सबसे पहले देखो, एक टाइगर की हेल्दी पॉपुलेशन के लिए क्या चाहिए, जो उसकी इकोलॉजी है, जहां पे वो रहता है, जहां पे वो रहता है, उसकी होम रेंज लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो, उसके अंदर एक तो प्रॉपर उसके हाइडिंग स्पॉट्स हो, उसके लिविंग स्पॉट्स हो, वाटर फैसिलिटी हो, और प्लस एक साथ चीज और कंसिडर करनी पड़ती है। एक तो हमने केस ये पढ़ा कि अगर टाइगर ना हो तो डियर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, पर अगर डियर बहुत ही कम हो तो भी टाइगर की आबादी खत्म हो सकती है, क्योंकि उसका खाना डियर है। तो इस कारण डियर की पॉपुलेशन अच्छी हो, ये सारे आसपास जिसके ऊपर भी टाइगर डिपेंड करता है, वो सारे फैक्टर्स को रिस्टोर करना, ठीक है। और उसके बाद वायबल टाइगर पॉपुलेशन, मतलब टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ाने पे काम करना, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, कल्चरल, एस्थेटिक और इकोलॉजिकल वैल्यूज के लिए, सारी वैल्यूज के लिए टाइगर पॉपुलेशन बढ़ानी है। यानी कि ये सारी सर्विसेज होती हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, हर एक के बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या होती हैं, तो उसमें ये चीज आएगी, ठीक है। तो क्लियर। नेक्स्ट इज एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर। तो जो तुम्हारी गवर्नमेंट है वो इस टाइम, जो तुम्हारा डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर एफडीआई बढ़ाने की सोच रही है। 74% एफडीआई करने वाली है, ठीक है। अब 74% एफडीआई का क्या मतलब होता है, देखो ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री, कोई कंपनी जो है वो अपना 100% प्रोजेक्ट लेके नहीं आ सकती इंडिया, मतलब पूरी की पूरी अगर कोई कंपनी इंडिया में शिफ्ट करना चाहती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं शिफ्ट कर सकती। 74% का मतलब होता है कि 74% के लिए अब सरकार से परमिशन लेने की, क्लियरेंस लेने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो हमेशा ऑटोमेटिक रूट से इंडिया एंटर करेगा। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है कि सरकार से अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बस सरकार की एक एजेंसी है, आगे जाके पढ़ेंगे, DIPP, ठीक है, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल है ये। इसमें बस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो अगर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 74% से नीचे नीचे है। इसका क्या मतलब है कि तुम जितने भी बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हो, उसमें अगर तुम किसी इंडियन पार्टनर को इन्वॉल्व कर लेते हो, जैसे अगर 100 करोड़ कोई बंदा लगा रहा है, 60 करोड़ उसने इन्वेस्ट किए और 40 करोड़ किसी इंडियन पार्टनर ने इन्वेस्ट किए, तो इन्वेस्टमेंट तो 100 करोड़ की हो रही है ना, पर ये 60 करोड़ हुआ तो 60% इन्वेस्टमेंट हुई, तो 60% में उसे सरकार से अलग से परमिट्स लेने की जरूरत नहीं है, वो इंडिया के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है, बिकॉज उसके साथ एक इंडिया का पार्टनर, इंडिया की कोई कंपनी, इंडिया का कोई पर्सन साथ में जुड़ा हुआ है जो साथ में पैसे लगा रहा है, ठीक है। ये पार्टनरशिप होती है तुम्हारी, ये 74% ऐसी जो चीजें लिखी होती हैं। अगर कोई फॉरेन कंट्री चाहती है कि हम इंडिया में ये 74% से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, या पूरी कंपनी 100% हम ही खोलें, तो सरकार से अलग से परमिशन लेके वो कर सकती होती है, और उस सरकार से अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, ठीक है, वो तभी कर पाएगी। अच्छा, मतलब 74% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? हाँ, करने को तो जितनी मर्जी परसेंटेज पे इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर लो, अगर 74% से ज्यादा करनी है, ठीक है, तो मतलब 74% के अंदर अंदर तो तुम्हें किसी इंडिया के पार्टनरशिप के, किसी ना किसी इंडिया के साथ तो पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ अगर 74 से ज्यादा करनी होगी
तो इन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर फॉरेन कंट्री ने 60% लगाया तो वो भी छोड़ो, चलो 70% पैसा भी लगाया, 30% पैसा इंडियन ने लगाया, वो भी ऑटोमेटिक रूट में आएगा। 74% से जितना भी कम है, 74 भी लगा लो, चलो ये लो, यहाँ पे ये 24 कर लो, 26 कर लो, सॉरी, ठीक है। तो अपने आप ही ऑटोमेटिक रूट में अप्रूव होगी कि सरकार से अलग से फॉरेन कंट्री से जो कंपनी आ रही है उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पर इससे ज्यादा अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है, इससे बड़ा प्लांट अपने पैसों से कोई बाहर की कंपनी लगाना चाहती है, उसे प्रॉब्लम होगी, मतलब उसे अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। वो थोड़ी मुश्किल मिलती होती है, मिल तो जाती हैं ऑब्वियसली, पर वही है, झंझट के ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सरकार की ओवरऑल कोशिश क्या होती है, ये जो एफडीआई की पॉलिसी है, ये ओवर द टाइम हम रिलैक्स करते जा रहे हैं। हर साल एफडीआई किसी ना किसी सेक्टर में बढ़ा दी जाती है, क्योंकि हमारी कोशिश है लॉन्ग टर्म में हमने सारी इकोनॉमी को ओपन करना है। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है कि कोई भी जब भी चाहे इंडिया में पैसा लगा पाए, कोई भी इंडिया में कोई भी कारोबार शुरू करना चाहता है, चाहे वो कोई इंडियन है चाहे कोई फॉरेनर है, वो आराम से कर पाए, ठीक है। पर हम ये नहीं चाहते कि हमारी इकोनॉमी में अचानक पैसा इतना फ्लो हो जाए कि हमारी करेंसी डिस्टेबलाइज हो जाए। तो हम थोड़ा थोड़ा करके अपना सेक्टर्स को ओपन करते हैं, ठीक है। तो हमारे डिफेंस सेक्टर, बिकॉज हमारा डिफेंस सेक्टर, अगर तुम इंडिया की स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर की बात करो, हमारे डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ी इशू ये है कि हमारा ज्यादातर जो डिफेंस की प्रोडक्शन है, क्या हो रहा है, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, यहाँ पे, चलो, हाँ, हमारे डिफेंस सेक्टर में, चलो सुन लो, यहाँ पे राइटिंग नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। तो हमारे डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे डिफेंस सेक्टर ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में कंसंट्रेटेड है, यानी कि सबसे बड़ी कंपनियां जो प्रोडक्शन की हैं, जो डिफेंस का सामान बना रही हैं, वो सारी सरकारी हैं। प्राइवेट सेक्टर अभी तक इसमें इतने बड़े लेवल पे नहीं आ पाया, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि कोई भी जो नई इनोवेशन है, कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब कुछ सरकारी कंपनियों तक लिमिटेड रह गया। अब अगर कई बार सरकारी कंपनियों में देखो डिले भी बहुत आते हैं, ठीक है, टाइम लाइन से 5-5 7-7 साल पीछे चल रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो वो तो अभी है, हर साल डेडलाइन और पीछे हो जाती है। तो सरकारी कंपनियों में एक लेथार्जी हमेशा बनी रहती है कि ये टाइम पे काम नहीं कर रही। तो उसके कारण हमारे जो डिफेंस के सामान की जरूरतें हैं वो अपने आप शॉर्ट पड़ जाती हैं। इसके कारण हमें, जैसे अब चाइना के साथ इशू हुए हुए हैं, हमें वेपन्स, फिर लाइव एम्यूनिशन, तुम्हारी गोलियों की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का हमेशा जो स्टॉक होता है ना, वो लिमिटेड रहता है। वो इसलिए रहता है बिकॉज प्राइवेट सेक्टर अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं कर पाता। अगर प्राइवेट सेक्टर अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व कर पाया तो अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ये माना जाता है इसमें। तो उसमें अभी टाइम लगेगा, ठीक है। ये थे आज के करंट अफेयर्स। किसी में कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी। तो लाइक जब इंडियन मार्केट में जैसे आप कह रहे थे कि एकदम से मनी फ्लो हो गया, तो हमारी इकोनॉमी जो लाइक इंडियन रुपी है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा ज़्यादा। हाँ जी, हमारा रुपी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो आपकी आवाज कट गई। अगर हमारे इंडिया में पैसा फ्लो होता है, देखो मेरी स्क्रीन नहीं इसके रिस्पॉन्ड कर रही।
हाँ जी, अब मैं बताता हूँ होता क्या है। तो अच्छा, सेल खत्म हो गया। मेरे पेन के 1 मिनट सेल खत्म हो गया, इस कारण नहीं वो चल रहा था। ठीक है, तो इन जनरल समझ लो अभी। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब इकोनॉमी में ओवरऑल फिगर कैसे मूव करती हैं, वो इसलिए लिखा जा रहा था, मैं सोच रहा स्क्रीन हैंग होगी, मेरा पेन था। हमारी जो करेंसीज में एफडीआई जब आती है तो इसे इमेजिन करो कि बाहर से हमारे डॉलर आ रहे हैं, पर डॉलर हमारी इकोनॉमी में थोड़ा ना एंटर करता है। हमारे लिए तो हमारा हमेशा रुपी एंटर करेगा। ठीक है, तो बाहर से अगर डॉलर आ रहा है वो इंडिया एंटर करते टाइम रुपी बन जाएगा। इसे दूसरे कंटेक्स्ट में समझोगे तो लोग डॉलर छोड़ रहे हैं, क्योंकि आरबीआई के पास तुम्हें डॉलर छोड़ने पड़ेंगे। आरबीआई तुम्हें रुपी इशू करके दे रहा है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इंटरनेशनली समझोगे लोग डॉलर छोड़ रहे हैं, रुपी अपना रहे हैं। ठीक है, इसे इस कंटेक्स्ट में समझो। जिस करेंसी को लोग छोड़ेंगे वो उसे ऐसे लगा के चलो कि वो अनवांटेड है, कि उसे लोग नहीं चाहते हो। जिसे लोग उठा रहे हैं लोग उसे उस करेंसी को पसंद कर रहे हैं। अब जिस करेंसी को लोग चाह रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उस करेंसी के नोट ज्यादा छापने पड़ेंगे। जिस करेंसी के नोट ज्यादा छापने पड़ेंगे मतलब उतनी कभी भी सप्लाई नहीं हो पाएगी जितनी डिमांड है। तो होगा क्या, लोग पैसा ज्यादा सीख कर रहे हैं, पीछे से पैसे की सप्लाई उतनी नहीं है। मतलब ऑब्वियसली कोई लिटरली नोट प्रिंट नहीं कर रहा। ठीक है, सिर्फ कहने के लिए कि क्योंकि डिमांड आ रही है पैसे की कि मुझे रुपी इशू करके दो, मेरे डॉलर रख लो। पर उतने रुपी इशू नहीं हो रहे जितने जितने की डिमांड है। ठीक है, तो अपने आप सप्लाई और डिमांड में फर्क आ जाता है। सारी इकोनॉमी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वह सप्लाई और डिमांड पर टिका हुआ है। जिस साइड सप्लाई और डिमांड मूव करेगी उसी से तुम्हारी बाकी सारी चीजें मूव करेंगी। सर हाँ जी, सर लाइक सऊदी अरेबिया की कोई करेंसी थी शायद, वो थी 215 रुपीज। तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? तो वो हमारे कंपैरिजन में स्ट्रांग है ना। तो यस सर। तो वो हमेशा डिपेंड करेगा कि तुम कितनी चीजें उनसे मंगवाते हो, वो तुमसे कितनी चीजें मंगवाते हैं। ठीक है, हम उन्हें रॉ मटेरियल भेजते हैं, वीट वूट जैसी चीजें, वो हमें तेल भेजते हैं। फर्क भी तो देखो। ओके हम सर, थैंक यू। हम ज्यादा डिपेंडेंट है उन पे। ठीक है, हम क्या चीजें मंगवाते हैं वो हमसे क्या चीजें मंगवाते हैं, और उनकी इंटरनेशनली उनकी करेंसी या उनकी कमोडिटीज कितनी ज्यादा है, ये हमेशा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी डिपेंड करता है कंट्री के। जितना कंट्री एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, उतनी उसकी कंट्री उसकी उतनी करेंसी स्ट्रांग होती जाएगी। और उन्हें बिकॉज वो ऐसा सामान बेचते हैं जो एक्चुअली उन्हें प्रॉफिट ज्यादा लाता है, तो वो अपनी करेंसी स्ट्रांग रखना पसंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑयल जितना महंगा होगा, अब ऑयल सारी दुनिया के पास नहीं है या रिजर्व्स कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, तो सारी दुनिया उनके ऊपर किसी न किसी टाइप से डिपेंडेंट है। तो अपने आप वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जब उनकी करेंसी स्ट्रांग होती है तो फिर बाहर से कमाई भी तो ज़्यादा होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमने रॉ मटेरियल बेचना है तो हमें अपने प्राइजेस कम रखने पड़ते हैं। चाइना भी अपने प्राइजेस गिराता रहता है, क्योंकि जितने तुम लो प्राइजेस रखोगे तुम्हारी उतनी एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, जिससे तुम लॉन्ग टर्म में मार्केट कैप्चर कर सकते सर हो। हाँ जी, अभी लाइक जैसे रॉ ऑयल सस्ता हुआ था, मतलब कितनी कंट्रीज ने अपने ऑयल बैरल जो भी थे भर लिए थे? क्या कर लिए थे? मतलब अपने जो ऑयल रिजर्व थे कितनी कंट्रीज ने फिल अप कर लिए थे, कितना ज्यादा मतलब ऑयल हाँ 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 परचेज किया था? तो हाँ ठीक है, हाँ। लाइक जब रशिया ने परचेज किया था उसकी एक पूरी शिप मतलब वहां पर ऑयल स्पिलेज हो गया था आर्टिक के पास। वो उसके कारण नहीं हुआ था, ऑयल स्पिलेज स्टोरेज के कारण नहीं हुआ था। स्टोरेज तो बहुत नहीं, सेफ तरीके से रखा रखा यस जाता सर, जो शिप लेके जा रही थी ना रशियन स्टोरेज की तरफ, है। हाँ जी, जो शिप लेके जा रही थी ना ऑयल लाइक यूएई से रशियन जो भी है उनका ऑयल रिजर्व उसकी तरफ, तो वहां पर स्पिल ओवर हो गया था।
तो लाइक ये मतलब क्यों नहीं बना, मतलब थोड़ा सा मतलब ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे हाईलाइट नहीं हुआ इवेंट? नहीं तो ये क्यों नहीं हाईलाइट हुआ था? हमेशा ऑयल स्पिलेज तो हाईलाइट हुआ था। आर्टिक का रीजन तो वैसे ही सेंसिटिव है, वो करंट अफेयर में आया था तुम्हारे यस जो। सर, पर लाइक इसका ज्यादा इशू नहीं बना था। अरे नहीं नहीं, जितना इशू बनता है उतना ही इशू बनता है। मतलब ऑयल स्पिलेज ऐसा नहीं है वो कोई यूनिक कंसेप्ट था। ऑयल स्पिलेज पूरी दुनिया में होता रहते हैं, ठीक है। और इतनी ही कवरेज सारी दुनिया में मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट कवरेज उसकी। न्यूज मीडिया तो वैसे ही नहीं कवर करती, उन्हें तो हमेशा कंट्रोवर्शियल न्यूज चाहिए होती है। इसमें इन्वायरमेंट खराब होने में कंट्रोवर्सी कैसी है? ठीक है, अब इंसान अब कदर नहीं डालते तो नहीं डालते अगले। पर इतनी ही हमेशा देखना, ऑयल स्पिलेज को इतनी को ही कवरेज मिलेगी। तुम ये देख लो असम में जो हुआ, असम में जो ब्लास्ट हुआ तुम्हारे इनके किनके प्लांट में हुआ था, वहां पे भी तो यही हुआ। उनके भी गैस लीक होगी, उसके बाद ऑयल स्पिलेज उनके आसपास की जो वाटर बॉडीज हैं उसके अंदर हो गया। पर कितनी असम की हमारे इंडिया में कवरेज नहीं है। ठीक है, अब जाके एनजीटी ने फाइन डाला है उसके ऊपर, मेरे ख्याल से इंडियन ऑयल का। हाँ, इंडियन ऑयल का वहाँ पे वो है, स्टेशन है। उसकी ऑयल स्पिलेज भी हुई है और उसमें ब्लास्ट भी हो गया था। ठीक है, तो बहुत ही मतलब वहाँ पे वो नेचुरल गैस भी निकाल रहे थे, ऑयल भी निकाल रहे थे। नेचुरल गैस के स्टेशन में ब्लास्ट हो गया। ठीक है, और आसपास जो ऑयल के उनके स्टोरेज के कुछ यूनिट्स थे, क्योंकि ब्लास्ट के कारण वो भी फट गए, तो आसपास की वाटर बॉडीज में वो सारा का सारा फैल गया। पर कहीं पे भी कोई इतनी बड़ी कवरेज ही नहीं मिली, बस 2 दिन आई न्यूज़, उसके बाद खत्म। ओके तो सर, थैंक इन्वायरमेंट इश्यूज को हम इतना सीरियसली एज अ न्यूज़ मीडिया तो हमारे बिल्कुल ही नहीं लेती ना, तो इस कारण ये चलता रहता है। ठीक है, तो इस कारण ये ऐसा दिखता है। ठीक है, क्लियर? तो ये था आज का लेक्चर करंट अफेयर्स का।